अगर माँ बाप ये 3 बातें समझ लें तो उनकी बेटियां कभी गलत राह पर नहीं जाएंगी। दर्शक बंधु, क्या आपको पता है एक बेटी की परवरिश में सिर्फ प्यार ही काफी नहीं होता? क्या आपको लगता है कि आज के दौर में लड़कियों को सही राह पर रखना मुश्किल हो गया है? जरा सोचिए, एक माँ बाप ने अपनी बेटी को बहुत लाड प्यार से पाला, हर सुविधा दी, लेकिन फिर भी वो रास्ते से भटक गई। आखिर क्यों? आज मैं आपको 3 ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो अगर हर माँ बाप अपना लें तो उनकी बेटियां कभी नहीं बिगड़ेंगी। ये बातें न सिर्फ उनकी परवरिश को मजबूत बनाएंगी, बल्कि उन्हें दुनिया की किसी भी मुश्किल से लड़ने के काबिल भी बनाएंगी। तो अगर आप माता पिता हैं या बनने वाले हैं या फिर अपनी बेटी की सही परवरिश को लेकर चिंतित हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कथा हो या सीख अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वह पाप की श्रेणी में आता है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें, और अगर आप एक सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। गंगा मैया के पावन तट पर बसा एक सुंदर गांव था, शिवपुर। इस गांव में भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर था, जहां हर सुबह घंटे बजते, भजन गूंजते और पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता। गांव के बुजुर्ग पीपल के विशाल पेड़ के नीचे बैठकर ईश्वर की महिमा और पौराणिक कथाएं सुनाते। इस गांव के लोग बड़े सरल, सच्चे और मेहनती थे। कोई किसान था तो कोई पशुपालक, कोई कुम्हार था तो कोई छोटे मोटे काम करके अपना जीवनयापन करता था। गांव की गलियां संकरी जरूर थीं, लेकिन वहां रहने वाले लोगों के दिल विशाल थे, प्रेम और भक्ति से भरे हुए। इसी गांव के एक कोने में एक मिट्टी का छोटा सा घर था, जहां रहते थे देव प्रसाद शर्मा, उनकी धर्मपत्नी सुशीला और उनकी प्यारी बिटिया गौरी। देव प्रसाद गांव के पुजारी थे। मंदिर में सेवा पूजा करके ही अपने परिवार का भरण पोषण करते। उनकी आमदनी अधिक नहीं थी, लेकिन जो भी मिलता उसमें वे संतोष करते और ईश्वर का धन्यवाद करते। सुशीला एक सीधी सादी, संस्कारी और धर्मपरायण स्त्री थी, जो अपने पति और बिटिया की सेवा में सदा लगी रहती। उनका स्वभाव अत्यंत शांत और प्रेम से भरा हुआ था। गौरी तो मानो इस घर की सबसे बड़ी खुशी थी। 7-8 वर्ष की यह नन्ही सी बच्ची हर समय हंसती खेलती रहती। उसके चेहरे पर सदा एक मीठी मुस्कान रहती थी। उसकी बड़ी बड़ी भोली आंखें, गोल चेहरा और चंचलता पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। गौरी का दिन अपनी मां के साथ ही गुजरता। सुबह उठते ही मां की गोद में सिर रखकर लाड जताती, फिर मंदिर जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करती, फिर गांव की दूसरी बच्चियों के साथ खेलने चली जाती। गांव की औरतें जब अपनी बेटियों को डांटती कि खेलकूद में समय व्यर्थ मत करो, तो वे झट से जवाब देती, मां देखो ना, गौरी भी तो खेल रही है। सचमुच गौरी के बिना गांव की गलियां सूनी लगती थीं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन सब बदल गया। सुशीला को अचानक तेज बुखार हो गया। शुरुआत में उसने इसे साधारण बीमारी समझकर नजरअंदाज कर दिया और अपने कार्यों में लगी रही, परंतु धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई। गांव में कोई अच्छा वैद्य नहीं था और धन की तंगी के कारण वे कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। गौरी को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मां इतनी चुपचाप क्यों रहने लगी है। जहां पहले वह हंसती बोलती थी, अब वह बस चारपाई पर पड़ी रहती। मां चलो ना, नदी किनारे चलेंगे। गौरी ने उत्साह से मां का हाथ पकड़ लिया। बेटा आज बहुत थक गई हूं, फिर किसी दिन चलेंगे, सुशीला ने धीरे से कहा और प्यार से उसकी छोटी सी सिर सहलाने लगी। गौरी को पहली बार महसूस हुआ कि उसकी मां का चेहरा पीला पड़ गया था। वह दौड़कर अपने पिता के पास गई। बाबा, मां बहुत बीमार है, चलो ना, किसी वैद्य जी को बुला लाओ। देव प्रसाद असहाय थे। धन की कमी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने गांव के वैद्य जी को बुलाया। वैद्य ने सुशीला की नब्ज देखी, सिर पर हाथ रखा और गंभीरता से बोले, पंडित जी, इनका इलाज शहर में ही हो सकता है, यहां कुछ नहीं हो सकता। यह सुनकर देव प्रसाद की आंखों में आंसू आ गए। वे ईश्वर के भक्त थे, किंतु इस समय वे बहुत व्याकुल हो उठे। उनके पास पर्याप्त धन होता तो शायद वे अपनी धर्मपत्नी का उपचार करा सकते थे, किंतु भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। रात में सुशीला की स्थिति और भी बिगड़ गई। वह बहुत दुर्बल हो चुकी थी।
देव प्रसाद जी अपनी पत्नी के सिरहाने बैठे थे, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन वह ईश्वर की आराधना में लीन थे। मन में बस यही प्रार्थना थी कि प्रभु कोई चमत्कार कर दें। छोटी गौरी अपनी मां के सीने से लगकर मासूमियत भरी नींद में थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी मां अब बस कुछ ही समय की मेहमान है। धीरे धीरे सुशीला ने अपना कांपता हाथ गौरी के सिर पर रखा। उसकी मासूम बेटी को देख हल्की मुस्कान आई और उसने धीमे स्वर में कहा, बिटिया, हमेशा हंसती रहना, तुझे कभी कोई तकलीफ ना हो। इतना कहते ही उसने एक लंबी सांस ली और भगवान के चरणों में लीन हो गई। सुबह जब गौरी उठी तो उसने देखा कि मां की आंखें बंद हैं, शरीर ठंडा हो चुका है। वह घबरा गई। उसे समझ में नहीं आया कि मां इतनी शांत क्यों पड़ी हैं। उसने झिंझोड़ कर कहा, मां उठो ना, देखो सूरज निकल आया है, मुझे नहलाओगी नहीं? लेकिन अब कोई जवाब नहीं आया। तभी देव प्रसाद ने अपनी नन्ही बेटी को गले से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, बिटिया, अब तेरी मां कभी नहीं उठेगी। गौरी ने मां का शांत चेहरा देखा। उसकी नन्ही आंखों में आंसू उमड़ पड़े। वह जोर जोर से रोने लगी। उसकी चीख से पूरा गांव कांप उठा। यह खबर चारों ओर फैल गई कि सुशीला अब इस दुनिया में नहीं रही। गांव की औरतें दौड़ी दौड़ी आईं। उन्होंने देव प्रसाद को सांत्वना दी, पर गौरी के लिए इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं था। वह अब भी अपनी मां के शव के पास बैठी थी, बार बार उनके बाल सहला रही थी, जैसे कि मां अब भी उठकर उसे गले लगा लेंगी। शाम होते होते सुशीला का अंतिम संस्कार कर दिया गया। जैसे ही चिता की अग्नि प्रज्वलित हुई, गौरी को पहली बार एहसास हुआ कि जब से मां चली जाती है तो घर कितना सूना हो जाता है। रात हुई तो गौरी अपनी मां की चारपाई के पास बैठी थी। वह तकिए को गले से लगाकर सिसक रही थी, मां, तुम कहां चली गई? लेकिन अब कोई उत्तर नहीं आया। गांव की एक बुजुर्ग महिला रत्ना काकी, जो बहुत समझदार और सबका भला चाहने वाली थी, वह यह सब देखकर चिंतित थी। उन्होंने देव प्रसाद को समझाया, बेटा, मैं जानती हूं कि सुशीला के बिना जीना कठिन है, लेकिन गौरी के लिए ही सही, तुम दूसरी शादी कर लो। देव प्रसाद चौंक गए, बोले, क्या कोई औरत मेरी गौरी को मां जैसा प्यार दे पाएगी? रत्ना काकी ने शांत भाव से कहा, हर औरत बुरी नहीं होती बेटा। यदि सही औरत मिली तो वह गौरी को अपनी सगी बेटी जैसा ही प्यार देगी। देव प्रसाद सोच में पड़ गए। उधर गौरी अब धीरे धीरे मां के बिना जीने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब उसमें पहले जैसी चंचलता नहीं थी। हर रात वह मां के तकिए को सीने से लगाकर सोती और मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करती, हे भोलेनाथ, मेरी मां को वापस भेज दो। लेकिन भगवान चुप थे। अब गांव में चर्चा होने लगी थी कि देव प्रसाद की दूसरी शादी होनी चाहिए। क्या वे इसके लिए तैयार होंगे? क्या गौरी को नई मां मिलेगी? और अगर मिली तो क्या वह सच में उसे मां जैसा प्यार दे पाएगी? यह सवाल सबके मन में था। गौरी की मां के जाने के बाद शिवपुर का वह छोटा सा घर जैसे वीरान हो गया था। जहां पहले रसोई से सुशीला के गुनगुनाने की आवाजें आती थीं, वहां अब अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता था। जहां पहले गौरी सुबह उठते ही मां से लिपट जाती थी, अब वह चुपचाप अपनी चटाई पर बैठी रहती। गांव की औरतें आती, गौरी के सिर पर हाथ फेरती और देव प्रसाद से कहती, पंडित जी, बच्ची को मां की जरूरत है, ऐसे कब तक चलेगा? लेकिन देव प्रसाद हर बार बात को टाल देते। रत्ना काकी एक दिन उनके घर आई और गंभीर स्वर में बोली, बेटा, मैं समझती हूं कि तेरा मन अभी तैयार नहीं है, लेकिन गौरी को एक मां की जरूरत है। बिना मां के बच्ची कैसे पल बढ़ पाएगी? देव प्रसाद चुपचाप बैठे रहे। उनका मन किसी और से विवाह करने को तैयार नहीं था। धीरे से बोले, काकी, क्या कोई और स्त्री गौरी को उतना ही प्यार दे पाएगी जितना सुशीला देती थी? मुझे डर है कहीं गौरी को तकलीफ ना हो। रत्ना काकी ने उनकी बात सुनी और धैर्य से बोली, हर सौतेली मां बुरी नहीं होती बेटा। यदि सही लड़की मिली तो वह गौरी को अपनी सगी बेटी की तरह ही रखेगी। देव प्रसाद गहरी सोच में पड़ गए। उसी समय गौरी जो पास खड़ी थी, धीरे धीरे उनके पास आई। उसकी भोली आंखों में आंसू थे। वह धीरे से बोली, बाबा, क्या मां सच में कभी वापस नहीं आएगी? यह सुनकर देव प्रसाद की आंखें भर आईं।
उन्होंने गौरी को गले से लगा लिया। उनके मन में एक गहरी अनुभूति हुई कि रत्ना काकी सही कह रही थीं। गौरी को सच में एक मां की जरूरत थी। गांव में ही एक विधवा स्त्री थी जिसका नाम कमला था। कमला लगभग 30 वर्ष की थी। उसकी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी, लेकिन कुछ ही वर्षों बाद उसका पति एक बीमारी से स्वर्ग सिधार गया। उसकी कोई संतान नहीं थी और अब वह अकेली थी। जीवन की कठिनाइयों ने उसे धैर्यवान और समझदार बना दिया था। रत्ना काकी ने जब कमला को देखा तो उनके मन में विचार आया कि वह एक अच्छी गृहिणी साबित हो सकती है। वह समझदार थी, घर संभाल सकती थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसे भी एक परिवार की आवश्यकता थी। एक दिन रत्ना काकी ने देव प्रसाद से कहा, बेटा, मैं एक स्त्री को जानती हूं जो बहुत अच्छी गृहिणी है। वह पहले से विधवा है, लेकिन उसे भी सहारे की जरूरत है। अगर तू राजी हो तो मैं उसके लिए बात चला सकती हूं। देव प्रसाद गहरी सोच में पड़ गए। कुछ देर चुप रहने के बाद उन्होंने गंभीरता से कहा, अगर वह गौरी को अपनी बेटी की तरह रख सके तो मैं तैयार हूं। इस तरह देव प्रसाद और कमला के विवाह की बात तय हो गई। गांव में इस खबर की चर्चा होने लगी। कुछ लोग बोले, देखो, पंडित जी दूसरी शादी कर रहे हैं। तो कुछ ने कहा, अच्छा ही है, बच्ची को मां मिल जाएगी। लेकिन असली सवाल यह था कि क्या कमला सच में गौरी को मां जैसा प्यार दे पाएगी। शादी बहुत सादगी से संपन्न हुई। गांव के कुछ बुजुर्ग और देव प्रसाद के पुराने मित्र ही शामिल हुए। ना कोई शोर शराबा, ना कोई धूमधाम। बस मंदिर में भगवान शिव के चरणों में प्रणाम करके दोनों का विवाह संपन्न हुआ। गौरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब उसने पहली बार अपनी सौतेली मां को देखा तो वह घबरा गई। कमला का चेहरा गंभीर था और उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। वह चुपचाप खड़ी रही। शादी के बाद जब कमला पहली बार घर आई तो गौरी को लगा कि अब सब कुछ बदलने वाला है। पहले वह जब चाहे अपने पिता के गले लग जाती थी, लेकिन अब उसे नहीं पता था कि वह ऐसा कर पाएगी या नहीं। रात को जब गौरी अपने पुराने बिस्तर पर बैठी थी तो कमला धीरे से उसके पास आई। उसने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, गौरी, अब से मैं तुम्हारी मां हूं। कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे कहना। गौरी चुपचाप सिर झुकाए बैठी रही। कमला ने धीरे से उसका सिर सहलाया और नम्रता से कहा, मुझे तुम्हारी मां बनने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हें मां जैसा प्यार दे सकूं। गौरी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। पहले कुछ दिनों तक कमला बहुत प्यार से पेश आई। वह गौरी के लिए खाना बनाती, उसे नहलाती, स्कूल भेजती और उसकी पूरी देखभाल करती। गौरी को धीरे धीरे थोड़ा अच्छा लगने लगा। उसने सोचा, शायद नई मां सच में अच्छी है। भगवान ने मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। लेकिन समय के साथ कमला का व्यवहार बदलने लगा। पहले जो स्नेह था वह अब कम होने लगा। वह पहले से अधिक चुप रहने लगी और कई बार जब गौरी कुछ मांगती तो वह उसे टाल देती। एक दिन गौरी ने हिम्मत करके धीरे से पूछा, मां, क्या मैं तुम्हारी गोद में सो सकती हूं? कमला ने थोड़ी देर सोचा, फिर ठंडे स्वर में बोली, गौरी, अब तुम बड़ी हो रही हो, अकेले सोने की आदत डालो। गौरी को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। पहले उसकी मां उसे हर रात गोद में लेकर सुलाती थी, उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरती थीं, और आज। लेकिन गौरी ने कुछ नहीं कहा। उसने सोचा, शायद भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं, मुझे धैर्य रखना होगा। धीरे धीरे कमला का व्यवहार और बदलने लगा। अब वह छोटी छोटी बातों पर गौरी पर चिल्लाने लगी, गौरी, तुम्हें घर के काम क्यों नहीं आते? तुम इतनी लापरवाह क्यों हो? कभी कभी वह गुस्से में उसे डांट भी देती। एक दिन जब देव प्रसाद ने देखा कि कमला ने गौरी को डांटा तो उन्होंने गंभीरता से पूछा, कमला, तुमने गौरी को मारा? कमला ने झट से जवाब दिया, अजी, बच्ची को अनुशासन सिखाना जरूरी है, नहीं तो बिगड़ जाएगी। देव प्रसाद को यह देखकर दुख हुआ कि कमला अब गौरी को मां जैसा प्यार नहीं दे रही थी। उन्होंने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मेरी बिटिया को शक्ति देना। अब गौरी को अपनी असली मां की बहुत याद आने लगी थी। वह ज्यादा समय अकेले बिताने लगी। जब भी घर में कोई न होता, वह मंदिर में जाकर घंटों भगवान शिव की मूर्ति को देखती और मन ही मन पूछती, भगवान, मेरी मां को क्यों ले गए? क्या मैं इतनी बुरी हूं?
गांव की औरतें धीरे धीरे समझने लगीं कि गौरी की सौतेली मां उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही थी। एक दिन रत्ना काकी ने गौरी को अकेले मंदिर में बैठे देखा। वह उसके पास आई और प्यार से पूछा, बिटिया, तुझे नई मां से कोई परेशानी तो नहीं? गौरी कुछ नहीं बोली। उसने धीरे से सिर झुका लिया। रत्ना काकी समझ गईं कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने भगवान के सामने दीपक जलाया और मन ही मन प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, इस बिटिया की रक्षा करना। अब सवाल यह था, गौरी क्या करेगी? क्या वह इस नए माहौल में खुद को ढाल पाएगी? समय बीतता गया। गौरी अब कमला की सख्ती की आदत डाल चुकी थी। वह ज्यादा बोलती नहीं थी, घर के कामों में लगी रहती और जब भी समय मिलता शिव मंदिर जाकर घंटों भगवान से बातें करती। उसे लगता कि भगवान ही उसके सच्चे मित्र हैं जो उसकी बातें सुनते हैं। धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ रही थी। अब वह 16 साल की हो चुकी थी। गांव में लड़कियों की शादी जल्दी करने का रिवाज था। जब कोई लड़की किशोरावस्था में प्रवेश करती तो उसकी शादी की चर्चाएं शुरू हो जाती। रत्ना काकी और गांव की अन्य महिलाएं जब भी घर आती तो कहती, गौरी अब बड़ी हो गई है, पंडित जी इसे अच्छे घर में भेजने की सोचो। कमला इस बात से बहुत प्रसन्न थी। उसे लग रहा था कि यदि गौरी का विवाह हो गया तो घर का बोझ हल्का हो जाएगा और वह पूरी तरह से अपने और अपने पति के जीवन पर ध्यान दे सकेगी। अब उसके मन में बस एक ही विचार था, गौरी की शादी जल्द से जल्द हो जानी चाहिए। एक दिन गांव की एक महिला सुभद्रा मौसी घर आई और बोली, कमला बहू, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई हूं। लड़का बहुत अच्छा है, ऊंचे घराने से है, खेती बाड़ी में समृद्ध है। कमला की आंखों में चमक आ गई। अच्छा, कौन है वह लड़का? सुभद्रा मौसी ने उत्साह से कहा। रमेश नाम है उसका। उसके पिता के पास गांव में बहुत बड़ा खेत है, परिवार में किसी चीज की कमी नहीं है। कमला झट से बोली, हमें तो वैसे भी जल्दी से जल्दी गौरी का विवाह करना था, यह रिश्ता पक्का कर दो। यह सुनकर देव प्रसाद को थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, कमला, इतनी जल्दी मत करो, पहले हमें लड़के के परिवार के बारे में अच्छे से पता करना चाहिए। लेकिन कमला को अब किसी भी बात की परवाह नहीं थी। उसके मन में बस यही था कि गौरी जितनी जल्दी हो सके इस घर से विदा हो जाए। गौरी को इस शादी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया। जब भी वह पूछती, कमला बस कहती, तू बस चुप रह, जो तेरे लिए अच्छा है वही होगा। गौरी को समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी शादी इतनी जल्दी क्यों तय कर दी गई। क्या यह सच में भगवान की मर्जी थी? शादी की तारीख जल्द ही तय कर दी गई। गांव में यह खबर फैल गई कि गौरी का विवाह होने वाला है। लोग घर आने लगे, बधाइयां देने लगे। लेकिन गौरी के मन में एक अजीब सा डर था। उसे न तो लड़के के बारे में कुछ पता था, न ससुराल के बारे में। एक दिन उसने अपने पिता से धीरे से पूछा, बाबा, क्या लड़के से मिलना जरूरी नहीं? देव प्रसाद कुछ कहते, इससे पहले ही कमला बीच में बोल पड़ी, गांव की लड़कियां लड़कों से मिलकर शादी नहीं करती। ये कोई शहर नहीं है गौरी, तू बेकार की बातें मत कर। गौरी चुप हो गई। क्या सच में उसे कोई हक नहीं था यह जानने का कि वह किसके साथ अपना जीवन बिताने जा रही है? गौरी को उसके ससुराल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे कुछ बातें सामने आने लगीं। पहली बात, सुभद्रा मौसी ने बताया था कि रमेश का परिवार बहुत अमीर है, लेकिन गांव में कुछ और ही बातें चल रही थीं। कुछ लोग कह रहे थे कि रमेश का परिवार अंदर से बहुत लालची है। वे अपनी बहुओं को सिर्फ काम कराने के लिए लाते थे। दूसरी बात, गौरी की होने वाली सास सुमित्रा गांव की सबसे सख्त औरतों में से एक थी। लोग कहते थे कि वह अपनी बहुओं से बहुत कठोरता से पेश आती थी। गौरी को यह सब बातें धीरे धीरे पता चलने लगीं। लेकिन अब कुछ भी बदलने का समय नहीं था। शादी का दिन आ गया। गांव के लोग जमा हुए, ढोल नगाड़े बजे और गौरी को लाल जोड़े में सजाया गया। लेकिन गौरी के चेहरे पर खुशी नहीं थी। वह यह सोच रही थी कि वह कहीं जा रही है, लेकिन उसे यह भी नहीं पता कि वहां उसके साथ क्या होने वाला है। विदाई का समय आया तो गौरी अपने पिता से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। बाबा, मुझे मत भेजो, मैं यहीं रहना चाहती हूं। लेकिन अब कोई रास्ता नहीं था। देव प्रसाद की आंखें भीग गईं, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरा और भोलेनाथ से प्रार्थना की,
हे महादेव, मेरी बिटिया की रक्षा करना। गौरी की डोली उठी और वह अपने नए घर चली गई। एक दिन जब पूरा घर खेतों में गया हुआ था तो गौरी धीरे धीरे उस कोठरी के पास गई जिसे हमेशा बंद रखा जाता था। उसने दरवाजे की दरार से अंदर झांकने की कोशिश की। अंदर बहुत अंधेरा था, लेकिन उसने देखा कि वहां एक बुजुर्ग औरत बैठी थी। गौरी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह कौन है? उसने सोचा कि शायद यह उसकी सास की कोई रिश्तेदार होगी, लेकिन अगर ऐसा था तो उसे इस तरह बंद क्यों रखा गया था? उसी समय किसी ने पीछे से उसका कंधा पकड़ लिया। गौरी डर के मारे चौंक गई और पलट कर देखा। सावित्री खड़ी थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। छोटी बहू, तुझे बहुत जानने की इच्छा है ना? गौरी घबरा कर बोली। दीदी, वहां कौन है? सावित्री हंसते हुए बोली, जिस दिन तू यह सच जान जाएगी उस दिन तेरी दुनिया ही बदल जाएगी। गौरी का दिल तेजी से धड़कने लगा। अब उसकी सास ने उस पर और ज्यादा सख्ती करनी शुरू कर दी थी। सवेरे सबसे पहले उठना, घर के सारे काम करना और बिना किसी से कुछ कहे बस आदेश मानते रहना। गौरी धीरे धीरे अंदर से कमजोर होने लगी थी, लेकिन अब वह यह भी समझ गई थी कि इस घर में कोई भयानक रहस्य छुपा है। अब सवाल यह था, क्या गौरी इस रहस्य को जान पाएगी? उस कोठरी में बंद औरत कौन थी? गौरी की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। ससुराल में हर दिन उसके लिए एक नई चुनौती लेकर आता, लेकिन उसकी सबसे बड़ी जिज्ञासा अब भी बनी हुई थी। आखिर उस कोठरी में कौन है? उस रात जब पूरा घर सो गया तो गौरी ने धीरे से अपनी चारपाई से उठकर आंगन में कदम रखा। हवा में ठंडक थी और हर तरफ अंधेरा पसरा हुआ था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला और धीरे धीरे उस रहस्यमयी कोठरी की ओर बढ़ी। दरवाजे पर कान लगाकर उसने सुना। अंदर से किसी के धीमे धीमे कराहने की आवाज आ रही थी। हे भोलेनाथ, अंदर कौन है? गौरी के पैर कांपने लगे, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। धीरे से उसने दरवाजे की दरार से झांकने की कोशिश की। अंदर बहुत अंधेरा था, लेकिन हल्की रोशनी में उसने देखा कि कोने में एक बुजुर्ग औरत बैठी थी। उनके बाल सफेद थे, कपड़े फटे हुए थे और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। गौरी को अपने रोंगटे खड़े होते महसूस हुए। कौन हो आप? उसने धीरे से फुसफुसाया। तभी अचानक उसके कंधे पर किसी ने जोर से हाथ रख दिया। गौरी के मुंह से एक हल्की चीख निकल गई। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, सावित्री खड़ी थी और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। छोटी बहू, तुझे बहुत जानने की इच्छा है ना? गौरी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सावित्री ने धीरे से कहा, जिस दिन तू यह सच जान जाएगी उस दिन तेरी दुनिया ही बदल जाएगी। गौरी की आंखों में भय और जिज्ञासा दोनों झलक रहे थे। सावित्री ने गौरी का हाथ पकड़ा और उसे घसीटकर कोठरी से दूर ले गई। तू यहां क्यों आई थी? सावित्री ने गुस्से से पूछा। मैं बस जानना चाहती थी कि अंदर कौन है, गौरी ने धीरे से कहा। सावित्री ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और फिर एक लंबी सांस लेते हुए बोली, तू इस घर में नई है, इसलिए तुझे कुछ नहीं पता, लेकिन याद रख, कुछ बातें जितना कम जानो उतना ही अच्छा है। गौरी को यह बात ठीक नहीं लगी। अगर इस घर में कोई रहस्य है तो मुझे जानने का पूरा हक है, सावित्री ने उसे घूरते हुए कहा। कोठरी में जो औरत है वह हमारी सास की बड़ी बहन है। गौरी चौंक गई। तो फिर उसे इस तरह बंद क्यों रखा गया है? सावित्री ने आसपास देखा और फिर धीरे से फुसफुसाई, क्योंकि वह पागल है। गौरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर वह सच में पागल है तो घर वाले उसे किसी आश्रम में क्यों नहीं भेजते? गौरी के मन में कई सवाल उठने लगे। अगले दिन जब वह रसोई में काम कर रही थी तो उसकी सास सुमित्रा पास आई और गुस्से से बोली, कल रात तू कहां गई थी? गौरी का दिल तेजी से धड़क उठा। मां जी, मैं बस पानी पीने उठी थी, उसने कांपती आवाज में कहा। सास ने उसकी आंखों में गहरी नजर डाली और सख्त लहजे में बोली, इस घर में कुछ जगहें ऐसी हैं जहां जाने की इजाजत नहीं है। अगर दोबारा वहां गई तो अच्छा नहीं होगा। गौरी के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन अब उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई थी। रात को जब सब सो रहे थे तो गौरी ने धीरे से उठकर फिर से कोठरी की ओर कदम बढ़ाए। इस बार वह दरवाजे के बिल्कुल पास जाकर धीरे से फुसफुसाई, मां जी, आप अंदर हैं? अंदर से कोई जवाब नहीं आया,
लेकिन हल्की हल्की सांसों की आवाज आ रही थी। गौरी ने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। गौरी अंदर गई और उसने देखा कि वह बूढ़ी औरत एक कोने में बैठी थी। उसकी आंखें सूनी थीं और चेहरे पर अनगिनत झुर्रियां थीं। आप कौन हैं? गौरी ने धीरे से पूछा। बूढ़ी औरत ने अपनी नजरें उठाई और गौरी को देखा। फिर उसने एक खौफनाक फुसफुसाहट में कहा, कोई भविष्य नहीं। गौरी का शरीर कांप उठा। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? बूढ़ी औरत ने धीरे से सिर हिलाया और बोली, जो मैं जानती हूं, अगर तू जान जाएगी तो तेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। गौरी को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही हो। अगले दिन गौरी ने सावित्री को अकेले में बुलाया और उससे कहा, दीदी, वह औरत सच में पागल नहीं है, वह मुझे कुछ बताना चाहती है। सावित्री ने उसकी बात सुनकर सिर झुका लिया। मैं जानती हूं गौरी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। क्यों? गौरी ने जोर से पूछा। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि इस घर में जो होता है उसे बदलने की किसी में हिम्मत नहीं है। गौरी अब तक बहुत सह चुकी थी। मैं यह सब नहीं सहूंगी, मुझे यह रहस्य जानना ही होगा। गौरी अब ठान चुकी थी कि वह इस घर के रहस्य को उजागर करके रहेगी। रात को वह फिर से कोठरी में गई। मां जी, आप मुझे सच बताइए। बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली और फिर धीरे से कहा, इस घर में जो कुछ भी है वह सब लालच का नतीजा है। गौरी ने हैरान होकर पूछा, कैसा लालच? बूढ़ी औरत की आंखें भर आईं। तेरी सास सुमित्रा ने इस घर की दौलत के लिए अपने ही परिवार को धोखा दिया था। गौरी की आंखें फैल गईं। अब वह सच के और करीब पहुंच चुकी थी। गौरी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मां जी, मुझे पूरी सच्चाई बताइए। बूढ़ी औरत ने एक गहरी सांस ली। बेटी, जो मैं तुझे बताने जा रही हूं उसे सुनने के बाद तेरा यहां रहना मुश्किल हो जाएगा। गौरी ने सिर हिलाया। मैं सच जानना चाहती हूं। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहना शुरू किया, बहुत साल पहले यह घर खुशियों से भरा हुआ था। मैं इस घर की सबसे बड़ी बेटी थी, मालती। मेरी छोटी बहन सुमित्रा तब बहुत भोली लगती थी, लेकिन उसका दिल बहुत लालची था। उसके मन में हमेशा ज्यादा पैसे और संपत्ति की चाहत थी। गौरी ध्यान से सुन रही थी। हमारे पिता बहुत अमीर थे। उन्होंने सारी संपत्ति मेरे और सुमित्रा के नाम कर दी थी, लेकिन सुमित्रा को यह मंजूर नहीं था। उसे सब कुछ चाहिए था। फिर क्या हुआ? गौरी ने घबराकर पूछा। मालती ने एक लंबी सांस ली और कहा, सुमित्रा ने एक रात मेरी चाय में जहर मिला दिया। गौरी का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। क्या? हां, लेकिन भगवान को शायद मुझ पर दया आ गई। मैं पूरी तरह मरी नहीं, लेकिन मेरी आवाज चली गई और मेरा दिमाग कमजोर हो गया। फिर सुमित्रा ने मुझे इस कोठरी में बंद कर दिया ताकि मैं किसी को कुछ न बता सकूं। गौरी के रोंगटे खड़े हो गए। तो इसका मतलब मेरी सास एक हत्यारी है? मालती की आंखों में आंसू थे। हां बेटी, लेकिन अभी तक किसी को यह सच नहीं पता। गौरी के शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। अब मैं क्या करूं? अगर वह यह सच किसी को बताती तो सुमित्रा उसे भी मार सकती थी। क्या मुझे यह बात अपने पति को बतानी चाहिए? लेकिन रमेश तो अपनी मां की हर बात मानता था। अगर उसने कुछ भी बताया तो सुमित्रा उसे ही झूठा साबित कर देगी। तो क्या मुझे बाबा को बुलाना चाहिए? लेकिन शिवपुर बहुत दूर था। बाबा गरीब थे। वे इस ताकतवर परिवार से लड़ नहीं सकते थे। गौरी पूरी रात सो नहीं पाई। अब उसे लगने लगा कि यह घर उसके लिए खतरे की जगह बन चुका है। गौरी अब अलग तरह से व्यवहार करने लगी थी। वह अधिक चुपचाप रहने लगी, सास से बचकर रहने की कोशिश करती और अक्सर कोठरी के पास जाने का अवसर खोजती। सुमित्रा को यह सब देखकर संदेह होने लगा। नई बहू कुछ ज्यादा ही चुप रहती है, जरूर कोई बात है। एक दिन उसने अचानक गौरी को रोक लिया और पूछा, बहू, तू कल रात क्या कर रही थी? गौरी चौंक गई। कुछ नहीं मां जी, बस नींद नहीं आ रही थी। सुमित्रा ने उसकी आंखों में गहराई से झांका और सख्त लहजे में बोली, झूठ मत बोल, तू कोठरी के पास गई थी, है ना? गौरी डर गई, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं मां जी, मैं वहां नहीं गई थी। लेकिन सुमित्रा इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थी। उसने अब गौरी पर नजर रखना शुरू कर दिया। अब सुमित्रा को पूरा यकीन हो गया था कि गौरी को कोई ना कोई सच्चाई पता चल गई है। अगर इसे नहीं रोका गया तो यह सबको सच बता देगी।
सुमित्रा ने अपनी बड़ी बहू सावित्री को बुलाया और धीरे से कहा, हमें गौरी से छुटकारा पाना होगा। सावित्री के चेहरे का रंग उड़ गया। मां जी, क्या आप सच में? हां, अगर यह जिंदा रही तो यह हमें बर्बाद कर देगी। सावित्री ने धीरे से पूछा, पर उसे मारेंगे कैसे? सुमित्रा ने धीरे से कहा, रात में इसे कुएं में धकेल देंगे, किसी को शक भी नहीं होगा। सावित्री का दिल धड़क उठा। क्या यह सही होगा? लेकिन सुमित्रा अब ठान चुकी थी। उस रात सुमित्रा और सावित्री ने योजना बना ली। गौरी को रात में कुएं के पास ले जाना था और अचानक धक्का देकर उसे गिरा देना था। सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था। सावित्री ने गौरी को रसोई में बुलाया और कहा, छोटी बहू, जरा कुएं से पानी भर ला। गौरी को कुछ भी संदेह नहीं हुआ। वह चुपचाप चली गई। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंची, सावित्री धीरे धीरे उसके पीछे आई। लेकिन तभी, रुक जा, एक तेज आवाज आई। सावित्री ने पलटकर देखा। मालती कोठरी से बाहर खड़ी थी। गौरी की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। मां जी, आप बाहर कैसे आईं? मालती की आंखों में गुस्सा था। मैं जानती थी कि यह औरत तुझे मारने की कोशिश करेगी। सावित्री डर के मारे पीछे हट गई। गौरी अब समझ गई थी कि सुमित्रा सच में हथियारी थी। अब मामला बहुत बड़ा हो चुका था। गौरी ने उसी समय सारा सच रमेश को बता दिया। रमेश, तुम्हारी मां ने अपनी ही बहन के साथ इतना बड़ा धोखा किया। रमेश ने पहले तो यकीन नहीं किया, लेकिन जब उसने अपनी बुआ मालती से सब सुना तो वह अंदर से हिल गया। मां, यह सच है। अब सुमित्रा बुरी तरह घिर चुकी थी। उसने सच को छिपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन गांव के बुजुर्गों को जब यह पता चला तो उन्होंने सुमित्रा को घर से निकालने का फैसला कर लिया। अब गौरी को सुकून मिला। गौरी अब इस घर में सुरक्षित थी। मालती को भी कोठरी से आजादी मिल गई थी। सावित्री और अमृता ने गौरी से माफी मांगी और कहा, हमें माफ कर दो छोटी बहू, हम डर गए थे इसलिए चुप रहे। गौरी ने कहा, अब यह सब खत्म हो गया। अब हम सब मिलकर इस घर को फिर से खुशहाल बनाएंगे। सुमित्रा को उसके लालच और पापों की सजा मिल गई थी। अब गौरी के जीवन में एक नया सूरज उग चुका था। सुमित्रा के घर से निकलने के बाद मनो सारा वातावरण बदल गया था। घर जो पहले एक जेल की तरह लगता था, अब खुली हवा में सांस लेने जैसा महसूस होने लगा। मालती, जो वर्षों तक कोठरी में कैद रही थी, अब आजाद थी। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। वह बार बार गौरी को देखती और कहती, बेटा, तूने मुझे नई जिंदगी दी है। अगर तू ना होती तो मैं हमेशा के लिए उस अंधेरी कोठरी में ही सड़ जाती। गौरी को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसने इतनी बड़ी लड़ाई जीत ली थी। उसने अपनी सास का असली चेहरा सबको दिखा दिया और एक अन्याय को खत्म कर दिया। लेकिन क्या अब सच में सब कुछ ठीक था? गौरी के मन में एक अजीब सा डर था। उसे लग रहा था कि यह शांति बस एक तूफान से पहले की खामोशी है और सच में उसकी जिंदगी में अभी कई बड़े इम्तिहान आने बाकी थे। गौरी को हमेशा लगता था कि रमेश अपनी मां से बहुत प्यार करता है, लेकिन जब सुमित्रा की सच्चाई सबके सामने आई तो वह पूरी तरह टूट गया था। अब वह दिन भर चुपचाप रहता, न किसी से बात करता, न हंसता, न ही घर में किसी काम में रुचि दिखाता। गौरी ने एक दिन हिम्मत करके पूछा, रमेश, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों रहते हो? रमेश ने एक ठंडी सांस ली और धीरे से बोला, गौरी, तुम नहीं समझोगी, वह मेरी मां थी। हां, उसने गलत किया, लेकिन मुझे अब भी यकीन नहीं होता कि वह ऐसी औरत थी। गौरी को रमेश के दर्द का एहसास हुआ। उसने धीरे से कहा, रमेश, मां वही होती है जो अपने बच्चों को सही राह दिखाए, लेकिन अगर मां खुद लालच और पाप के रास्ते पर चली जाए तो क्या बेटा उसके हर गुनाह को माफ कर सकता है? रमेश कुछ नहीं बोला, बस सिर झुका लिया। गौरी को लगने लगा कि रमेश अब पहले जैसा नहीं रहा। क्या वह गौरी से नाराज था? क्या वह अपनी मां का बदला लेना चाहता था? या फिर उसे इस बात का दुख था कि उसकी मां को उसकी ही पत्नी ने बेनकाब किया था? गौरी को समझ में नहीं आ रहा था कि रमेश के दिल में क्या चल रहा था। सुमित्रा के जाने के बाद गांव में कई तरह की बातें फैलने लगीं। कुछ लोग कहते, गौरी तो बहुत चालाक निकली, अपनी सास को ही घर से बाहर करवा दिया। तो कुछ लोग कहते, जो हुआ सही हुआ, आखिर उस औरत ने बहुत पाप किए थे। लेकिन गांव के कुछ लोग इस बात से खुश नहीं थे
कि गौरी ने अपनी सास के खिलाफ आवाज उठाई। गौरी जब मंदिर जाती तो कई बार कुछ औरतें कानाफूसी करते हुए देखती। नई बहू ने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया, अब देखना उसका पति भी उससे मुंह मोड़ लेगा। गौरी इन सब बातों को अनसुना करने की कोशिश करती, लेकिन उसे यह एहसास होने लगा था कि समाज औरत को इतनी आसानी से न्याय नहीं देता। जब तक सुमित्रा घर में थी, सावित्री और अमृता गौरी को अपनी छोटी बहन की तरह अपनाए हुए थीं, लेकिन अब उनका व्यवहार फिर बदलने लगा था। अब वे फिर से उसके साथ रूखा व्यवहार करने लगी थीं। गौरी ने कई बार महसूस किया कि वे उसे नजरअंदाज कर रही थीं। एक दिन गौरी ने सावित्री से पूछा, दीदी, आप मुझसे पहले जैसा प्यार क्यों नहीं करती? सावित्री ने गहरी सांस ली और कहा, गौरी, तूने सही किया या गलत यह हम नहीं जानते, लेकिन यह सच है कि जब से तू आई है यह घर पहले जैसा नहीं रहा। गौरी चौंक गई। आप यह क्या कह रही हैं? सावित्री ने कहा, देख, जब तक सासू मां थी सब कुछ एक नियम में चलता था, लेकिन अब घर में कोई मुखिया नहीं, अब यह घर पहले जैसा नहीं रहा। गौरी को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। क्या घर का मुखिया सिर्फ वही होता है जो अन्याय करे? गौरी को अब समझ में आने लगा था कि लोग सिर्फ बदलाव को नहीं अपनाना चाहते। कुछ दिनों बाद गांव में एक अजनबी आदमी आया। वह बहुत अजीब तरह का था। ऊंचा कद, काठी मजबूत, आंखों में अजीब चमक और चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान। गांव के चौपाल में उसने गांव वालों से पूछा, यहां रमेश का घर कौन सा है? गांव वालों ने घर की दिशा बता दी। गौरी जब घर के आंगन में थी तभी दरवाजे पर एक अजनबी खड़ा था। राम राम बहू जी, मैं बहुत दूर से आया हूं। गौरी ने चौंक कर पूछा, आप कौन हैं? वह आदमी हंसते हुए बोला, मुझे रमेश से कुछ जरूरी बात करनी है, क्या वह घर में है? गौरी को अजीब सा महसूस हुआ। तभी रमेश बाहर आया। जैसे ही उसने उस आदमी को देखा वह चौंक गया। तू यहां क्या कर रहा है? गौरी ने पहली बार रमेश की आंखों में डर देखा। वह आदमी घर के अंदर आया और धीरे से फुसफुसाया, रमेश, तेरी मां ने जो काम अधूरा छोड़ दिया था, क्या तू उसे पूरा करेगा? गौरी का दिल धड़कने लगा। क्या मतलब? वह आदमी हंसते हुए बोला, मत भूल कि तेरी मां हमें बहुत बड़ी रकम देकर गई थी, अब वह नहीं है तो यह कर्ज तुझे चुकाना होगा। गौरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या सुमित्रा ने किसी से कर्ज लिया था? रमेश की आंखों में चिंता थी। हां, और अब हमें उसे चुकाना होगा, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। गौरी समझ गई कि एक नई मुसीबत उसके सिर पर आ चुकी थी। गौरी जानती थी कि यह संकट बहुत बड़ा था। अगर सुमित्रा ने कर्ज लिया था तो उसे ही चुकाना होगा, लेकिन पैसे कहां से आएंगे? रमेश डरने लगा था। गौरी, अगर हम कर्ज नहीं चुकाए तो वे लोग हमें चैन से जीने नहीं देंगे। गौरी ने गंभीर होकर कहा, रमेश, हम डरेंगे नहीं, हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। रमेश चौंक कर बोला, तो फिर हम क्या करेंगे? गौरी की आंखों में आत्मविश्वास था। हम मेहनत करेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे, लेकिन गलत रास्ता नहीं अपनाएंगे। गौरी ने ठान लिया था कि अब वह अपने परिवार को बचाने के लिए कुछ भी करेगी। लेकिन क्या यह इतना आसान था? क्या वे लोग इतनी आसानी से जाने देंगे? सुमित्रा के जाने के बाद गौरी को लगा था कि अब उसकी जिंदगी में शांति आ जाएगी, लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम था। अब वह अजनबी आदमी, जिसे गांव के लोग राजन के नाम से जानते थे, हर रोज घर के आसपास घूमने लगा था। रमेश उसकी मौजूदगी से बेहद परेशान रहने लगा था। वह दिन भर कुछ सोचता रहता और रात को करवटें बदलता। गौरी को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। एक रात उसने धीरे से रमेश से पूछा, रमेश, तुम इतने परेशान क्यों हो? रमेश ने लंबी सांस ली और धीरे से बोला, गौरी, मां ने इन लोगों से बहुत बड़ा कर्ज लिया था, अब वे उसे मुझसे वसूलना चाहते हैं। गौरी चौंक गई। कितना कर्ज? रमेश ने सिर झुका लिया। 50 लाख रुपए। गौरी का मुंह खुला रह गया। उस समय गांव में इतनी बड़ी रकम बहुत मायने रखती थी। हे भगवान, इतनी बड़ी रकम! लेकिन मां ने यह पैसे कहां खर्च किए? रमेश ने हताश होकर सिर झुका लिया। मुझे नहीं पता, लेकिन अब हमें यह चुकाना ही होगा, वरना ये लोग हमें चैन से जीने नहीं देंगे। गौरी को पहली बार एहसास हुआ कि अब यह सिर्फ एक पारिवारिक समस्या नहीं थी, यह एक संघर्ष था जिसमें उसे अपने परिवार को बचाना था। अगली सुबह जैसे ही गौरी और रमेश घर के आंगन में बैठे थे,
राजन अपने 2 आदमियों के साथ वहां आ पहुंचा। वह सीधा रमेश के पास आया और जोर से बोला, रमेश, तूने कर्ज चुकाने की कोई तैयारी की या नहीं? रमेश ने आंखें झुका ली। भाई, हमें थोड़ा समय दो, हम मेहनत करके पैसे चुका देंगे। राजन ठहाका मारकर हंसा। 20 साल लग जाएंगे। फिर वह गंभीर होते हुए आगे बढ़ा और बोला, हम यहां पैसे वसूलने आए हैं, कोई बहाना सुनने नहीं। गौरी ने यह सब देखा तो उसका खून खौल उठा। वह आगे आई और बोली, राजन जी, जबरदस्ती करने से कोई कर्ज नहीं चुकाया जा सकता, हमें थोड़ा समय दो। राजन ने घूर कर गौरी की तरफ देखा और मुस्कुराया। ओह, तो अब छोटी बहू हमारे मामले में बोल रही है? फिर उसने रमेश की ओर देखकर कहा, अपनी औरत को समझा ले। रमेश, अगर अगले 7 दिनों में पैसे नहीं मिले तो तेरी औरत और यह घर दोनों हमारे कब्जे में होंगे। यह सुनकर गौरी का चेहरा सफेद पड़ गया। राजन ने अपनी बात खत्म की और अपने आदमियों के साथ वहां से चला गया। गौरी के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। हे भगवान, अब क्या होगा? गौरी और रमेश ने जब गांव के बड़े बुजुर्गों से मदद मांगने की कोशिश की तो उन्हें निराशा ही हाथ लगी। गांव के सरपंच ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, यह तुम्हारे घर की बात है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। गौरी को अब समझ में आ गया था कि यह लड़ाई उसे अकेले ही लड़नी होगी। रमेश ने दुखी होकर कहा, गौरी, हम किसी से भी मदद नहीं मांग सकते। गौरी ने रमेश की तरफ देखा और धीरे से कहा, अगर कोई हमारी मदद नहीं करेगा तो हमें खुद अपनी लड़ाई लड़नी होगी। गौरी ने ठान लिया था कि वह अपने परिवार को इस संकट से बाहर निकालेगी, लेकिन कैसे? उसने सोचना शुरू किया। घर में कोई कीमती चीज नहीं थी जिसे बेचकर पैसे जुटाए जा सकते थे। फिर उसे याद आया कि गांव के पास के बाजार में कपड़ों की दुकान में काम करने की जरूरत थी। उसने रमेश से कहा, रमेश, मैं बाजार में जाकर सिलाई बुनाई का काम करूंगी। रमेश चौंक कर बोला, गौरी, तू वहां काम करेगी? गांव की औरतें कभी बाहर जाकर नौकरी नहीं करती। गौरी की आंखों में दृढ़ता थी। अगर हमें जिंदा रहना है तो यह करना ही होगा। रमेश चुप हो गया। गौरी ने अगले दिन ही कपड़ों की दुकान पर काम शुरू कर दिया। गांव की औरतों ने उसे ताने मारे, देखो, छोटी बहू अब नौकरी करने जा रही है, अब इसका पति घर पर रहेगा और बीवी कमाएगी। लेकिन गौरी ने किसी की परवाह नहीं की। अब उसे हर हाल में अपने घर को बचाना था। गौरी ने 1 हफ्ते तक काम किया, लेकिन वह सिर्फ कुछ हजार रुपए ही जुटा पाई। इधर 7वां दिन आ चुका था। राजन अपने आदमियों के साथ फिर घर आया। क्या हुआ रमेश, पैसे लाए? रमेश ने सिर झुका लिया। हमें थोड़ा और समय चाहिए। राजन की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। अब कोई बहाना नहीं चलेगा, या तो पैसे दो या हम यह घर खाली कराएंगे। गौरी आगे बढ़कर बोली, राजन, हमारी कुछ जमीन बची है, उसे बेचकर हम पैसे चुकाएंगे। राजन ने हंसते हुए कहा, ठीक है, पर याद रखना, अगर अगले 15 दिनों में पैसे नहीं मिले तो यह घर हमारा होगा। गौरी का दिमाग तेजी से काम करने लगा। अब मुझे जल्दी कुछ करना होगा। गौरी ने गांव की सबसे अमीर महिला लक्ष्मी काकी से मदद मांगने का फैसला किया। वह उनके घर पहुंची और विनम्र स्वर में बोली, काकी, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए, मैं ब्याज समेत लौटा दूंगी। लक्ष्मी काकी ने हंसते हुए कहा, अरे बेटी, पैसा तो मैं दूंगी, लेकिन बदले में क्या दोगी? गौरी ने तुरंत कहा, मैं अपनी मेहनत दूंगी, जितना कहोगी उतना काम करूंगी। लक्ष्मी काकी ने कुछ देर सोचा और फिर बोली, ठीक है, मैं तुझे 25,000 रुपए दूंगी, लेकिन बदले में तुझे 6 महीने तक मेरे घर में काम करना होगा। गौरी ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। गौरी ने लक्ष्मी काकी से पैसे लिए और रमेश को दी। रमेश, ये लो, अब आधा कर्ज चुका सकते हैं। रमेश की आंखों में आंसू थे। गौरी, तूने यह सब कैसे किया? गौरी ने मुस्कुराकर कहा, जब औरत ठान ले तो कोई उसे हरा नहीं सकता। अब गौरी के सामने अगला लक्ष्य था, बाकी पैसे जुटाना और इस कर्ज से हमेशा के लिए छुटकारा पाना। लेकिन क्या राजन इतनी आसानी से हार मान जाएगा? क्या गौरी की जीत इतनी सरल होगी, या फिर उसकी राह में कोई और नई मुसीबत आने वाली थी? गौरी ने आधा कर्ज चुका दिया था, लेकिन अब भी 25,000 रुपये बाकी थे। रमेश को यह सब देख अपराध बोध महसूस होने लगा। उसने गौरी से कहा, गौरी, यह सब तुम अकेले क्यों कर रही हो? मुझे भी कुछ करना चाहिए। गौरी ने उसे प्यार से देखा और कहा, रमेश,
ये सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं है, ये हमारी जिंदगी की लड़ाई है। लेकिन इस समय हमें धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। रमेश ने सहमति में सिर हिलाया। अब उन्हें मिलकर कुछ करना था, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। गौरी अब गांव की पहली औरत थी जो खुलेआम बाहर जाकर काम कर रही थी। गांव की कई औरतों को यह नागवार गुजर रहा था। हमारी बहू बेटियां तो कभी बाहर जाकर नौकरी नहीं करती। गौरी के पति को शर्म आनी चाहिए, बीवी कमाती है और वह घर पर बैठा रहता है। इन तानों ने रमेश को परेशान कर दिया। एक दिन वह गुस्से में घर आया और बोला, गौरी, अब तू काम पर नहीं जाएगी। गौरी चौंक गई। क्यों? गांव के लोग क्या कहेंगे? मुझे अच्छा नहीं लगता कि सब मुझ पर हंसें। गौरी के चेहरे पर गंभीरता आ गई। रमेश, अगर मैं घर पर बैठ जाऊं तो क्या यह कर्ज खुद ब खुद चुक जाएगा? रमेश चुप हो गया। अब उसे गौरी की ताकत का एहसास हो गया था, लेकिन गांव की कुछ औरतों को यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब उनके मन में गौरी के खिलाफ एक साजिश जन्म लेने लगी थी। गौरी रोज की तरह लक्ष्मी काकी के घर काम करने गई, लेकिन जब वह शाम को लौटी तो देखा कि घर का आंगन गंदगी से भरा हुआ था। यह क्या हुआ? उसने चौंक कर पूछा। सावित्री ने गुस्से से कहा, तेरी वजह से गांव की कुछ औरतें नाराज हो गई हैं। उन्होंने हमारे आंगन में कूड़ा डाल दिया और कहा कि यह घर अब अपवित्र हो गया है। गौरी के चेहरे पर हैरानी और दुख दोनों थे। लेकिन मैंने क्या किया? अमृता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, गांव की औरतें चाहती हैं कि तू बाहर जाकर काम करना बंद कर दे। उन्हें लगता है कि तेरा ऐसा करना गांव की परंपराओं के खिलाफ है। गौरी की आंखों में गुस्सा था। तो क्या मैं सिर्फ इसलिए भूखी मर जाऊं कि कुछ लोग मेरे काम करने से नाराज हैं? सावित्री ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अब गौरी को समझ में आ गया था कि उसके सामने सिर्फ कर्ज की चुनौती नहीं थी, बल्कि समाज की सोच से भी लड़ना था। गौरी और रमेश जैसे तैसे पैसे जुटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राजन इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। वह रोज अपने गुंडों के साथ गांव में आता और रमेश को धमकी देता। 15 दिन पूरे होने वाले हैं रमेश, अगर पैसे नहीं मिले तो यह घर हमारा हो जाएगा। रमेश बेबस महसूस कर रहा था। गौरी ने देखा कि अब डरने का कोई फायदा नहीं था। वह राजन के सामने गई और सीधे आंखों में देखते हुए बोली, राजन, हमें सिर्फ कुछ और समय चाहिए। हम मेहनत कर रहे हैं और हम यह कर्ज जरूर चुकाएंगे। राजन ने ठहाका मारकर हंसा। मेहनत करने से कोई अमीर नहीं बन जाता। अगर पैसा कमाना इतना आसान होता तो गांव के सारे किसान राजा होते। फिर उसने धीरे से कहा, लेकिन एक रास्ता है जिससे तेरा कर्ज तुरंत उतर सकता है। गौरी ने हैरानी से पूछा, कैसा रास्ता? राजन मुस्कुराया और बोला, अगर तू मेरे लिए काम करे तो मैं तेरा पूरा कर्ज माफ कर दूंगा। गौरी को झटका लगा। कैसा काम? राजन की मुस्कान और गहरी हो गई। बस मेरे घर की देखभाल, मेरी मेहमान नवाजी और मेरी पसंद के मुताबिक काम। अब गौरी समझ गई थी कि राजन उसे एक जाल में फंसाना चाहता था। उसका खून खौल उठा। राजन, मैं तुझ जैसे आदमी के घर की दासी बनने के बजाय मरना पसंद करूंगी। राजन का चेहरा लाल हो गया। तो फिर अपने घर का इंतजाम कर ले। मैं 15 दिनों के बाद यह घर खाली करवा कर ही रहूंगा। राजन गुस्से में चला गया। जब गौरी अपने ससुराल पहुंची तो पहली ही नजर में उसे कुछ अजीब लगा। घर अंदर से बहुत बड़ा था, लेकिन वहां कोई खुशी का माहौल नहीं था। बाकी 2 बहुएं कोने में बैठी थीं और उनके चेहरे पर खुशी की कोई झलक नहीं थी। गौरी के स्वागत के लिए आरती उतारी गई, लेकिन उसकी सास सुमित्रा ने उसे एक बार भी प्यार से नहीं देखा। अब तक बहुत आराम कर लिया होगा छोटी बहू, अब यहां का नियम सीख लो। यह सुनकर गौरी घबरा गई। गौरी को अगले ही दिन से घर के सारे काम सौंप दिए गए। सास सुबह होते ही चिल्लाती, जल्दी उठ, पानी भर, रसोई में मदद कर, खेतों में भी हाथ बटा। गौरी समझ नहीं पा रही थी कि यह घर है या कोई सजा की जगह। उसकी दोनों जेठानियां पहले ही हार मान चुकी थीं। छोटी बहू, ज्यादा मत सोच, यहां बस काम करो और चुपचाप रहो। गौरी को अब यह समझ में आ गया कि उसकी शादी प्यार के लिए नहीं, बल्कि एक नौकरानी की तरह काम कराने के लिए हुई है। अब सवाल यह था, गौरी इस नई जिंदगी को कैसे संभालेगी? क्या वह इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएगी? गौरी को इस नए घर में आए सिर्फ 2 दिन ही हुए थे, लेकिन उसे लगने लगा था कि यह जगह उसके लिए नहीं बनी। यह कोई घर नहीं,
बल्कि एक कारागार था। अपने घर में सुबह उठने के बाद वह पहले मां की गोद में सिर रखती थी, फिर बाबा की गोद में बैठती थी और फिर शिव मंदिर जाकर भगवान से बातें करती थी। यहां तो सुबह उठते ही सास की कड़क आवाजें उसके कानों में गूंजती थीं। उठने का समय हो गया, इतनी देर तक सोने की आदत नहीं चलेगी यहां। गौरी हड़बड़ाकर उठ गई और जल्दी से अपना दुपट्टा ठीक किया। सास ने बिना समय गंवाए कहा, रसोई में जाकर काम सीखो, यहां बहुएं आराम करने नहीं आई। गौरी चुपचाप रसोई में चली गई। वहां उसकी दोनों जेठानियां बैठी थीं। बड़ी जेठानी सावित्री एक बड़ी कटोरी में चावल साफ कर रही थी और दूसरी जेठानी अमृता मसालों को पीस रही थी। अमृता ने गौरी को सिर से पांव तक देखा और व्यंग्य से मुस्कुराई। नई बहू को देखो, जैसे किसी महल में पली हो, लगता है कभी रसोई में काम नहीं किया। सावित्री ने भी हंसते हुए कहा, छोटी बहू, यहां पर काम करना सीखो, नहीं तो सास तुम्हें चैन से रहने नहीं देगी। गौरी चुपचाप खड़ी रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। सास ने दूर से देखा कि गौरी अभी तक काम में लगी नहीं थी, तो वह चिल्ला उठी, खड़ी खड़ी क्या देख रही है, जाओ आटा गूंथ। गौरी ने धीरे धीरे आटा गूंथना शुरू किया, लेकिन उसे आदत नहीं थी, इसलिए हाथों से आटा गिरने लगा। अमृता ने हंसते हुए कहा, अरे देखो छोटी बहू का हाल, लगता है पहली बार रसोई में आई है। सावित्री भी ठहाके मारकर हंसने लगी। गौरी का चेहरा शर्म से लाल हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। गौरी की असली परीक्षा तो अब शुरू हुई थी। यहां पर कोई उससे प्यार से बात नहीं करता था। सास हमेशा गुस्से में रहती थी और जेठानियां उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थीं। एक दिन गौरी से गलती से दाल में नमक ज्यादा पड़ गया। सास का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तूने यह क्या किया नई बहू, घर के आदमियों को जहर खिलाएगी क्या? गौरी ने धीरे से कहा, मां जी मुझसे गलती हो गई, अगली बार ध्यान रखूंगी। लेकिन सास कहां मानने वाली थी। उसने सबके सामने गौरी को डांटते हुए कहा, अब से खाना मैं खुद बनवाऊंगी, तू बस घर का काम कर। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। वह पूरे दिन चुपचाप काम करती रही। रात में जब वह अपनी चारपाई पर लेटी तो उसे अपनी मां की याद आई। काश मां होती तो ऐसा कभी नहीं होता। गौरी तकिए में मुंह छिपाकर रोने लगी। इस घर में कुछ अजीब था। गौरी को सबसे ज्यादा अजीब वह छोटी सी कोठरी लगती थी जो आंगन के एक कोने में थी। यह कोठरी हमेशा बंद रहती थी। गौरी ने देखा कि कोई उसमें जाता नहीं था, लेकिन रात के समय वहां से अजीब सी आवाजें आती थीं। कभी कोई धीमी सी सरसराहट होती, कभी हल्की कराहने की आवाज। एक दिन गौरी ने अमृता से पूछा, दीदी उस कोठरी में क्या है? अमृता ने उसकी तरफ घूर कर देखा और धीरे से कहा, यहां सवाल नहीं पूछते छोटी बहू, बस इतना समझ ले कि वहां कोई नहीं जाता। गौरी को यह सुनकर और भी हैरानी हुई। रात को वह चुपचाप अपनी चारपाई से उठी और धीरे से कोठरी की तरफ बढ़ी। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंची, अंदर से एक गहरी सांस लेने की आवाज आई। गौरी की रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर दौड़ गई। वह तुरंत वापस दौड़कर अपने बिस्तर पर चली गई। इस घर में कुछ तो रहस्य है, उसने मन ही मन सोचा। गौरी अब तक बहुत कुछ सह चुकी थी, लेकिन अब उसका धैर्य जवाब देने लगा था। एक दिन सास ने उसे पूरे घर में झाड़ू लगाने के लिए कहा। गौरी ने धीरे से कहा, मां जी मैं कर दूंगी, लेकिन पहले मुझे थोड़ा आराम करने दीजिए, सुबह से काम कर रही हूं। सास चौंक गई। तू हमसे जुबान चला रही है नई बहू? गौरी ने इस बार दृढ़ता से कहा। नहीं मां जी, लेकिन मैं इंसान हूं, कोई मशीन नहीं। सावित्री और अमृता ने एक दूसरे की तरफ देखा। पहली बार उन्होंने गौरी को ऐसे जवाब देते हुए सुना था। सास ने गुस्से में कहा, अच्छा अब तू हमें सिखाएगी कि तुझसे कैसे काम लेना है। गौरी कुछ नहीं बोली, लेकिन अब उसके अंदर बदलाव आने लगा था। अब वह सिर्फ अपनी तकलीफ नहीं सहना चाहती थी, बल्कि अपने परिवार को बचाने के लिए भी खड़ी होना चाहती थी। गौरी की जिज्ञासा उस कोठरी को लेकर कम नहीं हो रही थी, लेकिन अब उसे इस लड़ाई में कोई डर नहीं था। अब उसे अपने घर के लिए एक आखिरी कोशिश करनी थी। गौरी ने सोचा, अगर कोई मदद कर सकता है तो वह गांव के जमींदार बाबूजी हैं। वह उनके घर पहुंची और विनम्र स्वर में बोली, बाबूजी मैं आपके यहां काम करने को तैयार हूं, बस मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए।
जमींदार बाबूजी ने उसे ध्यान से देखा और बोले, गौरी, तू इतनी मेहनती औरत है, अगर तू मेरे खेतों की देखभाल करे तो मैं तुझे कुछ पैसे उधार दे सकता हूं। गौरी ने बिना सोचे हामी भर दी। अब वह दिन में लक्ष्मी काकी के घर और शाम को जमींदार बाबूजी के खेतों में काम करने लगी। गांव के लोग उसकी मेहनत देखकर दंग रह गए। इतनी हिम्मत किसी औरत में कैसे हो सकती है? ये तो मर्दों से भी ज्यादा काम कर रही है। लेकिन गौरी को अब किसी की परवाह नहीं थी। गौरी ने जैसे तैसे 15 दिनों में 50,000 रुपए इकट्ठे कर लिए। वह पैसे लेकर सीधा राजन के पास गई और बोली, राजन, ये ले तेरे पैसे, अब तू इस घर को भूल जा। राजन के चेहरे का रंग उड़ गया। इतनी जल्दी पैसे कहां से आ गए? गौरी ने दृढ़ता से कहा, मेहनत से कमाए हैं, अब तेरा कोई हक नहीं इस घर पर। राजन ने गुस्से में पैसे छीने और कहा, आज तो तू बच गई, लेकिन यह मत भूल कि मैं तुझे दोबारा गिराने की कोशिश करूंगा। गौरी मुस्कुराई और कहा, और मैं हर बार उठकर तुझसे लड़ूंगी। राजन का चेहरा तमतमा गया और वह वहां से चला गया। अब गौरी ने अपना घर बचा लिया था। रमेश ने पहली बार गौरी को गले लगाया और कहा, गौरी, तूने जो किया वह मैं कभी नहीं कर पाता। तूने मुझे फिर से जीने की हिम्मत दी। गौरी मुस्कुराई। अब कोई हमें गिराने की कोशिश नहीं कर सकता रमेश, हम अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी खुद बनाएंगे। गौरी की आंखों में आत्मविश्वास था। अब वह इस समाज और हर मुश्किल से लड़ने के लिए तैयार थी। राजन से कर्ज चुकता करने के बाद गौरी को लगा कि अब जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। उसने और रमेश ने तय किया कि वे मेहनत करके अपने घर को और बेहतर बनाएंगे। लेकिन गांव की कुछ औरतें अभी भी उसकी सफलता से चिढ़ी हुई थीं। एक औरत होकर इतनी हिम्मत, यह तो गांव की रीति रिवाजों के खिलाफ है। आज इसने अपने पति को कर्ज से बचाया है, कल यह पूरे गांव पर राज करेगी। गौरी को अब एहसास होने लगा था कि सिर्फ कर्ज चुकाने से उसका संघर्ष खत्म नहीं हुआ था। अब उसे समाज की सोच से भी लड़ना था। पहले सावित्री और अमृता गौरी की तरफदारी करती थीं, लेकिन अब जब उन्होंने देखा कि गौरी को गांव में इज्जत मिलने लगी है तो उनके मन में ईर्ष्या होने लगी। एक दिन जब गौरी घर में अनाज के बोरे रख रही थी तो सावित्री ने ताना मारते हुए कहा, वाह री छोटी बहू, अब तो तू सबसे बड़ी हो गई है, अब हमें सिखाएगी कि घर कैसे चलाना है। अमृता भी हंसते हुए बोली, अब तो लगता है कि रमेश भी तेरे नाम का ही हो गया, हम तो जैसे इस घर में नौकरानियां हैं। गौरी को यह सुनकर दुख हुआ। दीदी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैंने तो यह सब सिर्फ परिवार के लिए किया है। लेकिन अब सावित्री और अमृता का दिल बदल चुका था। परिवार के लिए या फिर खुद को सबसे ऊपर दिखाने के लिए? गौरी चुप हो गई। उसे अब समझ में आ रहा था कि औरत की सबसे बड़ी दुश्मन कभी कभी औरत ही होती है। गौरी की हिम्मत और मेहनत अब गांव के सरपंच रघुनाथ बाबू तक पहुंच चुकी थी। वह पुरानी सोच वाला आदमी था जो हमेशा यही कहता था, औरतों का काम घर संभालना है, बाहर की दुनिया मर्दों की होती है। जब उसे पता चला कि गौरी ने गांव की परंपरा को तोड़कर बाहर काम किया और अपने परिवार को बचाया, तो उसे यह नागवार गुजरा। उसने गांव की पंचायत बुलाई और गुस्से से कहा, हमारे गांव की एक औरत ने मर्दों के बराबर खड़े होने की कोशिश की है, यह गलत है। गौरी को पंचायत में बुलाया गया। गांव के सभी लोग इकट्ठा हो गए। गौरी धीरे धीरे आगे बढ़ी और पगडंडी से होते हुए पंचायत के चौपाल में पहुंची। सरपंच ने गुस्से से पूछा, गौरी, तुझे यह सब करने की इजाजत किसने दी? गौरी ने निडरता से जवाब दिया, सरपंच जी, जब मेरे परिवार पर संकट आया था तब कोई मदद के लिए आगे नहीं आया, तब मैंने खुद रास्ता निकाला। गांव में हलचल मच गई। सरपंच ने तंज कसते हुए कहा, तू हमारे गांव की औरतों को गलत राह दिखा रही है, अब हर औरत तेरी तरह घर से बाहर जाकर काम करेगी? गौरी ने ठहर कर कहा, अगर जरूरत पड़ी तो हां, क्योंकि कोई औरत कमजोर नहीं होती, उसे बस हालात ने दबा रखा है। गांव की कई औरतों ने पहली बार उसकी बात पर सहमति जताई, लेकिन कुछ मर्द अब भी नाराज थे। सरपंच ने गुस्से से कहा, अगर तू अपनी हट पर अड़ी रही तो तुझे गांव से निकाल दिया जाएगा। गौरी के चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसने सीधे सरपंच की आंखों में देखा और कहा, अगर औरतें आगे बढ़ेंगी तो समाज भी आगे बढ़ेगा, लेकिन अगर आप इसे रोकेंगे तो एक दिन यह समाज ही बिखर जाएगा।
गांव में एकदम सन्नाटा छा गया। सरपंच गुस्से में वहां से चला गया। गौरी ने पहली बार महसूस किया कि अब वह सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे गांव की औरतों के लिए लड़ रही थी। रमेश अब तक चुप था, लेकिन जब उसने देखा कि गौरी पूरी पंचायत के सामने अकेली खड़ी होकर अन्याय के खिलाफ बोल रही थी तो उसका दिल भर आया। घर पहुंचते ही उसने गौरी का हाथ पकड़ लिया। गौरी, तू मुझसे कहीं ज्यादा मजबूत है। गौरी मुस्कुराई और बोली, रमेश, मैं सिर्फ सच के साथ हूं। रमेश ने गहरी सांस ली और कहा, अब मैं तेरा साथ दूंगा। अब से हम साथ मिलकर इस गांव को बदलेंगे। गौरी की आंखों में पहली बार सच्ची खुशी के आंसू थे। अब गांव की कई औरतें धीरे धीरे गौरी की तरफ आने लगीं। उन्होंने देखा कि अगर गौरी अपने घर को कर्ज से बचा सकती है तो वे भी अपने हक के लिए खड़ी हो सकती हैं। एक दिन कुछ औरतें गौरी के घर आईं और कहा, गौरी, हमें भी कुछ काम सिखा, हमें भी अपने पैरों पर खड़ा होना है। गौरी की आंखों में आत्मविश्वास और उम्मीद की चमक थी। अब से हम सब मिलकर मेहनत करेंगे। अब गौरी सिर्फ अपने घर तक सीमित नहीं थी। उसने फैसला किया कि वह गांव की औरतों के लिए सिलाई और कढ़ाई का काम सिखाने का एक केंद्र खोलेगी ताकि वे भी आत्मनिर्भर बन सकें। गांव में कई लोग अब भी उसके खिलाफ थे, लेकिन कई औरतें अब उसके समर्थन में थीं। अब गौरी सिर्फ एक बहू नहीं थी, वह बदलाव की नई लहर बन चुकी थी। कुछ साल पहले गौरी एक डरी सहमी लड़की थी जिसे अपने ससुराल के ताने सुनने पड़ते थे, लेकिन अब वह गांव की सबसे हिम्मती औरत बन चुकी थी। उसने न सिर्फ अपने घर को बचाया बल्कि गांव की दूसरी औरतों को भी आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी। रमेश ने उसका पूरा साथ दिया और अब वे दोनों मिलकर गांव को बदलने के लिए तैयार थे। अब यह सिर्फ एक औरत की कहानी नहीं थी, यह उन सभी औरतों की कहानी थी जो अपने हक के लिए लड़ने की ताकत रखती थीं। गौरी की यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी, बल्कि यह तो एक नई शुरुआत थी, उस बदलाव की जिसका इंतजार सदियों से किया जा रहा था। अब गांव की औरतें सिर्फ चौखट तक सीमित नहीं थीं, अब वे अपने हक के लिए खड़ी हो चुकी थीं। अब गांव बदलने वाला था और यह सब एक साधारण लड़की गौरी की हिम्मत से संभव हुआ था। शिव की कृपा से अब हर औरत अपनी शक्ति को पहचानने लगी थी। हर हर महादेव, इसी उद्घोष के साथ एक नई यात्रा की शुरुआत हो चुकी थी। दर्शक बंधु, अब हम जानेंगे वो 3 बातें जो अगर माँ बाप समझ लें तो उनकी बेटियां कभी गलत राह पर नहीं जाएंगी। एक बेटी के साथ खुला संवाद। अगर आपकी बेटी आपसे अपनी हर बात शेयर कर सके बिना डर के, तो वो गलत संगत या फैसलों से बचेगी। उसे डांटने से पहले समझें और उसे सही राह दिखाएं। 2, आत्मनिर्भर और निडर बनाना। बेटियों को सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि हिम्मत और आत्मनिर्भरता भी सिखाएं। उन्हें खुद के फैसले लेने और अपने हक के लिए खड़े होने की ताकत दें। 3, अच्छे और बुरे का फर्क सिखाना। दुनिया में हर कोई अच्छा नहीं होता, इसलिए अपनी बेटी को यह समझना सिखाएं कि कौन भरोसेमंद है और कौन नुकसान पहुंचा सकता है। अगर मां बाप इन 3 बातों का ध्यान रखें तो उनकी बेटियां हमेशा मजबूत, समझदार और सुरक्षित रहेंगी। अगर आपको ये बातें सही लगती हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में यस लिखें और इसे हर माता पिता तक जरूर पहुंचाएं।